हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ में कल हमने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया था, जिसमें हमने वायुमंडल और वायुमंडल की विभिन्न संरचना, विभिन्न परतों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे देखेंगे, मौसम और जलवायु के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही आर्द्रता और वर्षण के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वर्षा के बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने कल वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। आज है हमारा मौसम और जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति है। मौसम बदलता रहता है। मौसम अल्पकालिक होता है, यानी वायुमंडल की ऐसी दशा जो कि अल्पकालिक है, प्रत्येक घंटे प्रत्येक दिन बदलती रहती है, उसे हम मौसम कहते हैं। आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तो यहाँ दो वर्ड समझाने की कोशिश की गई है, मौसम और जलवायु। मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल की एक अल्पकालिक अभिव्यक्ति है जो कि घंटे प्रत्येक दिन बदलता रहता है। जबकि जो जलवायु है, जलवायु किसी स्थान का जो औसत मौसम होता है, दीर्घकाल में किसी स्थान का जो औसत मौसम होता है उसे हम जलवायु कहते हैं। यानी किसी स्थान के, यानी मौसम के दीर्घकालिक औसत को ही हम जलवायु कहते हैं। अगर आप एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो मौसम वायुमंडल की अल्पकालिक अभिव्यक्ति है, जबकि जलवायु मौसम के दीर्घकालिक औसत से अभिव्यक्त की जाती है। आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ एक फैक्ट दिया गया है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। आगे बताया गया है तापमान के बारे में। तापमान क्या है? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। तो तापमान किसे कहते हैं? वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। यहाँ बताया गया है कि जो टेम्परेचर है वो केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं में परिवर्तन होने के साथ साथ तापमान में भी परिवर्तन होता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है और शीत ऋतु ठंडी होती है, क्योंकि तापमान शीत ऋतु में कम होता है और ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा होता है। आगे बताया गया है आतपन। आतपन मतलब सूर्यतप। सूर्यतप उसे कहते हैं जो सूर्य से पृथ्वी की तरफ ऊष्मा आती है और पृथ्वी उस ऊष्मा को रोककर रख लेती है, यानी पृथ्वी सूर्य की जिस ऊष्मा को ग्रहण करती है उसे कहते हैं आतपन या फिर सूर्यतप। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, जिसे पृथ्वी अवशोषित करती है, उसे कहते हैं हम आतपन या सूर्यतप। आतपन यानी सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। भूमध्य रेखा पर जो आतपन है, सूर्यतप है, उसकी मात्रा अधिक होती है और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं सूर्यतप की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, इसीलिए सूर्यतप की मात्रा भी कम होती जाती है। इसीलिए उसी प्रकार तापमान घटता जाता है। यहाँ बताया गया है, तापमापी दिखाया गया है। तापमापी तापमान मापता है। वायुदाब मापी वायुदाब को मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है और वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को बताता है। आपने देखा होगा स्कूलों में लगा रहता है, वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को बताता है।
अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ध्रुवों की तरफ बहुत ही कम पड़ता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो ध्रुवों की तरफ जाने पर तिरछी होती जाती हैं और वहाँ हमें कम सूर्यता प्राप्त होता है, इसीलिए ध्रुव बर्फ से ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। बताया गया है कि गांवों की अपेक्षा हमें नगरों का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा मिलता है। उसका रीजन भी बताया गया है। क्यों? क्योंकि दिन के समय में ऐसा फील्ड से बनी हुई सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने हुए भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है और नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन जो वो ऊष्मा मुक्त होती है उस गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिसके कारण नगरों का तापमान बढ़ जाता है। एक फैक्ट है कि तापमान को मापने की मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस। याद रखना है, तापमान को मापने की जो मानक इकाई है वो है डिग्री सेल्सियस और इसका आविष्कार किया गया था एंडर्स सेल्सियस के द्वारा। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। हमने देख लिया तापमान, मौसम और जलवायु दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं वायुदाब की। वायुदाब क्या है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो वायु हमारे ऊपर सभी दिशाओं से दाब लगाती है, वो भी उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन हम वायु के इस दाब को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, सभी दिशाओं से बराबर दाब लगता है और हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। तो वायुदाब की एक सिंपल सी डेफिनेशन, वायुदाब क्या है? वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा जो दाब लगाया जाता है वही है वायुदाब। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई जाने पर यह घटता जाता है। यानी वायुदाब समुद्र तल पर हमें सबसे ज़्यादा मिलता है और जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुदाब कम होता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनाता है और निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ वायु गर्म होती है और गर्म होकर वायु ऊपर उठती है, जिसके कारण वहाँ निम्न वायुदाब बनता है, लो प्रेशर बनता है। और जो लो प्रेशर होता है वो बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। आगे बताया गया है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की जो वायु होती है वो ठंडी होती है और ठंडी वायु भारी होती है। जो भारी वायु होती है उसमें निमज्जित होकर वो उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, हाई प्रेशर बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। तो जहाँ कम तापमान होता है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की जो वायु होती है वो ठंडी होती है और ठंडी वायु भारी होती है, इसलिए उसमें नीचे बैठने की क्षमता होती है, जिसके कारण जो भारी वायु होती है वो नीचे बैठती है, जिसके कारण वहाँ उच्च दाब बनता है यानी हाई प्रेशर बनता है। और वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यहाँ बताया गया है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करती है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, इसलिए वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई एक अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं और यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि चांद पर वायु नहीं है, इसीलिए वहाँ वायुदाब भी नहीं है। जब अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते हैं तो वो एक अंतरिक्ष पोशाक को पहनते हैं, जिसके कारण जब उनका शरीर विपरीत बल लगाता है तो उनकी रक्त शिराएं सुरक्षित रह सकें, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। अब बात करते हैं पवन की। पवन क्या है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को
पवन कहते हैं। तो पवन क्या है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ जो वायु प्रवाहित होती है, जो वायु बहती है, उसे ही हम पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़कों पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या फिर धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। तेज पवन के कारण क्या समस्या उत्पन्न हुई, ये आपसे पूछा गया है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पवन की डेफिनेशन दी गई है और पवन के प्रकार बताए गए हैं। तो पवन क्या है? पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति होती है उसे पवन कहा जाता है। और पवन मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्थायी पवनें, जिन्हें हम भूमंडलीय पवन कहते हैं, जो वर्ष भर चलती रहती है, एक निश्चित दिशा में चलती रहती है। दूसरी होती है मौसमी पवनें और तीसरी होती है स्थानीय पवनें। तीनों में क्या डिफरेंस है हम आगे पढ़ेंगे। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को कहते हैं पश्चिमी पवन या पछुआ पवन। जो पवन का नामकरण हम करते हैं, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जो पवन पश्चिम से आती है उसे कहते हैं पश्चिमी पवन या उसे पछुआ पवन भी कहते हैं। और जो पवन पूर्व की तरफ से आती है उसे हम कहते हैं पूर्वी पवन। तो पवन 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्थायी पवनें, दूसरी मौसमी पवनें और तीसरी स्थानीय पवनें। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी पवनें। स्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं और ये पवनें वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। जो स्थायी पवनें होती हैं उन्हें हम भूमंडलीय पवनें भी कहते हैं, जिनमें आती हैं पूर्वी और पश्चिमी पवनें। व्यापारिक पवनें ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। जैसे ये जो यहाँ डायग्राम दिया गया है इसे अभी हम समझेंगे। दूसरी होती है मौसमी पवनें। मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। जैसे भारत में मानसूनी पवनें, यानी मौसमी पवनें ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। 6 महीने किसी दिशा से किसी दिशा की तरफ बहती हैं और 6 महीने किसी दूसरी दिशा की तरफ बहती हैं। जैसे भारत में मानसूनी पवनें, जो भारत में मानसूनी पवनें हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। और दूसरी होती हैं उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें, जो कि 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती हैं। और तीसरी होती है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें किसी छोटे से क्षेत्र में किसी विशेष मौसम में या फिर किसी दिन के विशेष समय में प्रवाहित होती हैं। तो स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष में या फिर दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे स्थल समीर और समुद्री समीर, ये क्या है? ये हैं स्थानीय पवनें। उत्तर क्षेत्र में भारत में भी चलती है। भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गर्म और शुष्क स्थानीय पवन चलती है, जिसे हम कहते हैं लू। तो यहाँ जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ यह है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यहाँ वायुदाब पेटियों के दिखाया गया है। वायुदाब पेटियों को यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। ये जो बनती है ये है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। उसके ऊपर आती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उसके ऊपर मिलती है हमें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और उसके ऊपर मिलती है उच्च वायुदाब पेटी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है वो 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच मिलती है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, जिसे हम डोल्ड्रम पेटी भी कहते हैं। जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है वो लगभग 23.5 से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलती है। हमें 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो मिलेगी वो है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, जिसमें हम होर्स अक्षांश भी हमें इसी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में पाया जाता है। और जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से पवनें चलती हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ, उन्हें कहते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। और ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व से उत्पन्न हो रही है इसलिए इन्हें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, और ये उत्तर पूर्व से उत्पन्न हो रही है इसलिए इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ जो चलती हैं वो हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, और ये स्थायी पवनें हैं, वर्ष भर चलती हैं। फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती हैं, वो उन्हें कहते हैं पछुआ पवनें। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ जब पवनें चलती हैं तो हम इन्हें कहते हैं पछुआ पवनें, क्योंकि ये पश्चिम की दिशा से चल रही हैं इसलिए हम कहते हैं पछुआ पवनें। ये भी स्थायी पवनें हैं, वर्ष भर चलती हैं। और उष्ण वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ जो पवनें चलती हैं उन्हें कहते हैं ध्रुवीय पवनें। और इन्हें क्योंकि पूर्व की तरफ से आती हैं तो इसलिए इन्हें कहते हैं ध्रुवीय पूर्वी पवनें। तो आपको तीनों पवन याद रखनी है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, दूसरी पछुआ पवनें और तीसरी ध्रुवीय पवनें। यहाँ पेटियाँ भी आपको ध्यान रखनी है। वायुदाब पेटियाँ, भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो बीच का क्षेत्र होता है इसे कहते हैं भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी। 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में, दोनों ही अक्षांशों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, जिसमें हमें होर्स अक्षांश भी मिलता है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास हमें होर्स अक्षांश मिलता है। और 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में जो पेटी मिलती है उसे कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में जो पेटी मिलती है उसे कहते हैं उच्च वायुदाब पेटी। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने देखा है कि पवन किसे कहते हैं, पवनें कितने प्रकार की होती हैं, मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है, इन सब के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।